भारत का सवाल में आज बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर अकल्पनीय अद्वितीय कार्य बताया इन 11 सालों को भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं कांग्रेस का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 11 साल बर्बाद हो गए। दोनों पहलुओं को समझेंगे, क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी कमियां रह गई हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपने 11 साल का कार्यकाल आज पूरा कर लिया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि पिछले 11 सालों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। वहीं विपक्ष ने 11 साल को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन विपक्ष के हमले से इतर भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बना है। कूटनीतिक स्तर पर भारत का आज परचम लहरा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। क्या वाकई देश पिछले 11 सालों में कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर पाया है? इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे और मेरे साथ कई मेहमान होंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों पक्षों को जानेंगे, कुछ और एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई ये यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने निवेश और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं, तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। मोदी सरकार ने 11 साल और तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। ये अभियान देशव्यापी होगा और मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी घर घर पहुंचाने का काम करेगी। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें। एक और मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में देश के लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा झटका दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि सरकार ने 11 साल में संविधान के पन्नों पर केवल तानाशाही की स्याही पोती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब जैसे नड्डा जी कह रहे थे, वैसे आधे घंटे में इसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है, 11 साल में जो कुछ हुआ हो, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आती है उसकी उपलब्धियां भी रहती हैं, कमियां भी रहती हैं, लेकिन आकलन किया जाता है बीते हुए समय से। यानी पहले के मुकाबले आज हम कितनी बेहतर स्थिति में हर क्षेत्र में, इसी को समझते हैं। और दोनों पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ पैनल पर मौजूद रहेंगे। इसी तरह कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर हरनाम सिंह जी रखेंगे। और इन दोनों के साथ ही डॉक्टर अंशु जोशी जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जेएनयू के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी जुड़ रही हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत में हरनाम जी आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अभी आपने देखा उपलब्धियों की बात हो रही थी, नड्डा जी को हमने सुना भी, खड़गे जी की बात को भी हमने रखा है। हमारे देश में अभी एक सामान्य सोच और तीसरा टेन्योर मिलना प्रधानमंत्री मोदी को, ये बताता है कि विपक्ष चाहे जो कहे लेकिन जनता का विश्वास उनमें बढ़ा है और जनता ऐसा मानती है आपके आरोपों से इतर कि कार्य तो हुए हैं, अन्यथा क्यों जनता जो है बार बार कंधे पर बैठाती बीजेपी को। देखिए तिवारी जी, सबसे पहले आपकी बात में, आपके सवाल में जवाब आ गया कि जनता ने उनके दूसरे कार्यकाल में, आप देखिए जब वो 400 पार की बात कर रहे थे तो उनको 270 का भी आंकड़ा, जो कि बहुमत का आंकड़ा, वो तक कोई नहीं पहुंच पाए और 240 पर ही रुक गए। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि मोदी जी ने प्रचार प्रसार में, मन की बात में, पॉडकास्ट में, रैलियों में भाषण तो दिए हैं, लेकिन पूरे 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जैसे जो प्रखर प्रवक्ता है उनकी बातों का सवाल जवाब का जवाब नहीं दिया। अगर कुछ काम किए होते तो सचमुच में वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और आंखों में आंखें डालकर प्रेस जर्नलिस्ट से बात करते। अभी मैं बात करूं अगर नोटबंदी की, या मैं बात करूं किसानों, 3 काले किसानों के कानूनों को जो आंदोलन हुआ देश में और जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, या फिर सीए एनआरसी पर कितना बड़ा आंदोलन हुआ और एनआरसी तो लागू भी नहीं हो पाया। इसके बाद धार्मिक विवाद इस वक्त इस देश में कितना चरमपंथ पर था, कि चाहे लिंचिंग वाला मामला हो, चाहे मंदिर मस्जिद वाला मामला हो, चाहे शमशान कब्रिस्तान वाला मामला हो, चाहे और दूसरे अनेकों मुद्दे, आपसी तनाव बढ़ा, आपसी धार्मिक सौहार्द बहुत बड़ी तरफ से खतरा हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, उसमें आप ये समझ लीजिए 12-15% ही हम सक्सेस रेट प्राप्त कर पाए और एंड में वो स्कीम 100 स्मार्ट सिटी की कहीं ना कहीं आज। ठीक है, मैं आपके कुछ मोटे मोटे पॉइंट समझ गया हूं, एक एक करके जरा शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंशु भी जुड़ गई हैं, आपने भी सुना होगा। रत्नाकर जी, पहले तो 2-3 बातें, मतलब एक सौहार्द का सवाल उठाया गया, सांप्रदायिक सौहार्द का सवाल उठाया गया है। दूसरी भी कुछ बातें आपने हरनाम जी की सुनी है, जिसको विपक्ष अलग अलग मोर्चों पर, चाहे नोटबंदी की बात हो, किसानों के कानून को लेकर बात हो, विपक्ष का कार्य है वो, उनको राजनीति करनी है तो उनको आपकी कमियां बतानी होगी और ये अच्छा होता है, विपक्ष की यही भूमिका है। लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, या हम इसको ऐसे देखें कि आपका आकलन उपलब्धियों को लेकर यह है कि बीते समय के मुकाबले देखो आज देश कहां पहुंच गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए जो 70 साल में गाथा भारत ने नहीं लिख पाया, वो महज 11 साल में भारत ने किस तरह से एक ऐसी गाथा लिखा जो विश्व पटल पे लोग आज सम्मान की दृष्टि से भारत को देखते हैं। आज एक विश्व गुरु के रूप में भारत उभर रहा है। देखिए पिछले 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह संकल्प, साधना और समर्पण का यह स्वर्णिम काल है। भारत जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता नजर आ रहा है, जो 11वें अर्थव्यवस्था से आज चौथे अर्थव्यवस्था तक पहुंच गया है और आने वाले कुछ सालों में ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यही दर्शाता है कि किस तरह से हम संकल्प, साधना और समर्पण के लिए कटिबद्ध हैं और इससे एक स्वर्णिम काल चल रहा है। अगर मैं आपको उपलब्धियां गिनाने जाऊंगा तो प्रवीण जी पूरा दिन लग जाएगा हमको उन उपलब्धियों को गिनाने में, लेकिन चंद चीजें मैं बताना चाहता हूं जो भारत की जनता को जानना बेहद जरूरी है कि किस तरह से भारत प्रतिदिन जो विकास के राह पे अग्रसर हो रहा है और विश्व पटल पे अपनी एक छाप छोड़ रहा है। मैं आपको अगर गिना दूं तो भारत प्रति घंटा एक नया आईटीआई खोल रहा है। युवाओं के शिक्षा के लिए एक नया आईटीआई प्रति घंटा खोला जा रहा है। हर दिन 70,000 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। मतलब ये डिजिटल अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व का एक केंद्र बन चुका है, एक इंजन बन चुका है। हर दिन 15 से ज्यादा ट्रेन के कोचेस बन रहे हैं। हर दिन 4 लोकोमोटिव इंजन्स बन रहे हैं। हर दिन 2 नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्रतिदिन 2 नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। हर हफ्ते 98 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बन रहा है। हर हफ्ते 236 किलोमीटर
हाईवे बन रहा है, हर हफ्ते एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है। इस तरह की तमाम चीजें हैं। ये तो मैंने मोटी मोटी कुछ चीजें बताई हैं। जी। भारत की जनता को जानना बेहद जरूरी था कि भारत किस तरह से विकास के राह पे अग्रसर है। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं कुछ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी हरनाम जी की तरफ से कुछ और सवाल भी आएंगे, अभी वो भी रखूंगा, उन्हीं को आपसे और जानेंगे। लेकिन डॉक्टर अंशु, एक सवाल ये भी आएगा निश्चित तौर पर कि हम जब भी किसी देश की प्रगति की बात करते हैं, और आप तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं, उसको पढ़ाती भी हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खासतौर पर हमारे जो पड़ोसियों से संबंध हों, दुनिया के अलग अलग मंचों पर अलग अलग देशों से जो संबंध विकसित हुए हैं, वो चाहे हमारे राजनीतिक संबंध हो, कूटनीतिक संबंध हो या व्यावसायिक संबंध हो, इसको आप किस लिहाज से देखती हैं? क्योंकि ये हर दौर में चलता है, हर सरकार के दौर में चलता है, लेकिन क्या हम ऐसा माने कि कोई अद्वितीय और पहले कभी ना हुआ हो ऐसा कुछ कार्य हुआ है? निश्चित तौर पर यदि मैं आपको प्रवीण जी एक फ्रेज में बताना चाहूं कि बीते 11 वर्षों में भारत की विदेश नीति की दृष्टि से कैसे वैश्विक राजनीति में भारत की पहचान बदली है, तो ये भारत अमन की आशा नहीं कहता, ये भारत ब्रह्मोस की भाषा कहता है। ये भारत की छवि में बीते 11 वर्षों में परिवर्तन आया है। और आप देखें कि किस प्रकार से, जिस तरह से हमने अलग अलग आंतरिक निर्णय लिए, चाहे हमने धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, या हमारी सरकार ने नोटबंदी करके भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का काम किया, या फिर आप देखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिला नेतृत्व की जो बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऑब्जेक्टिव के रूप में की जा रही है, उसको भारत ने अपनाया और उसको साकार करने का काम किया। या फिर आप देखें कि कोविड-19 के समय विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन ही नहीं चलाया, हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 150 से भी अधिक देशों को अपने होम ग्रोन वैक्सीन भेजकर वैक्सीन मैत्री और वैक्सीन डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय शुरू किया। या फिर आप देखें कि कैसे 140 करोड़ के इतने बड़े विशाल देश का डिजिटलाइजेशन करके हमने पूरे विश्व को दिखाया कि हम कैसे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, और आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तो कुछ चीजें हैं। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके, फिर हमने एरियल स्ट्राइक बालाकोट में करके, और फिर ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के दंश का भरपूर जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। तो आप देखिए प्रवीण जी कि बीते 11 वर्षों में किस प्रकार से भारत की छवि में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक परिवर्तन हुआ, जिसके चलते आप देखें कि जहां जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए वहां मैत्री के नए अध्याय शुरू हुए, और तमाम देशों के साथ एक सबसे बड़ा जो बदलाव हमारी विदेश नीति में आया, हम नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड हो गए। तो एक तरफ अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय खुला, रशिया के साथ हमारे जो मैत्रीवत संबंध थे इतने वर्षों के वो पूर्ववत रहे, और वहीं हमने, आप चाहे ईस्ट एशिया की ओर जाकर के देखें, आप यूरोप में जाकर के देखें, आप लैटिन अमेरिका की ओर जाकर के देखें, आप अफ्रीका की ओर जाकर के देखें, साउथ ईस्ट एशिया में जाकर के देखें, अपने पड़ोसियों की दृष्टि से भी देखें, तो बीते 11 वर्षों में जिस प्रकार के हमने निर्णय लिए, कई देशों की सहायता की, और फिर हमने अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाकर इस बात का संदेश दिया कि ये पुराना भारत नहीं है। फिर जहां से बात शुरू की थी वहीं समाप्त करूंगी कि आज का जो भारत है वो अमन की आशा की नहीं, वो ब्रह्मोस की भाषा की बात करता है। जी हरनाम जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो भारत की शक्ति है, चौथी इकोनॉमी बनना भारत का, आत्मनिर्भरता, इससे भी आप देखिए ब्रह्मोस का जो जिक्र किया जा रहा है, इसी तरह से हमने तेजस हो या अन्य हमने जिस तरह हथियारों का निर्माण शुरू किया है, और निश्चित ही भारत अलग अलग क्षेत्रों में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। आप बेशक अमेरिका, चीन ये सब बातें बोलते हैं, लेकिन वो लोग भी अब हमें एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं जो हमारी बढ़ते हुए महत्व को दिखाता है, ना कि हमारी कमी को दिखाता है। देखिए प्रवीण जी, जहां तक आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कौन सी चौथी इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, देश के ग्रोथ की, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं। आज देश का सबसे पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़ा जो गरीब व्यक्ति है, उसकी हालत इतनी खराब है, उसने, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। अगर आप मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की तुलना यूपीए की, अगर एनडीए गवर्नमेंट से करेंगे, तो जिस भी आप रोजमर्रा की चीजें, लोकल कमोडिटीज की बात करेंगे, वो 4 गुना बेतहाशा दाम बढ़ गए, चाहे दाल हो, चावल हो, चीनी हो, गैस के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, घर का किराया हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, ट्रेन का टिकट हो, बच्चों की फीस हो। आप बताइए किसमें बेतहाशा वृद्धि नहीं हुई है? हाँ, जरूर फायदा जरूर हुआ है, वृद्धि जरूर हुई है। देश के 2-3 बड़े व्यापारियों की बड़ी वृद्धि हुई है, अडानी और अंबानी के कारोबारों की 4 गुना वृद्धि हुई है,
देश में आज भी अगर आप एक तरफ खुद ही कह रही है सरकार कि हम 120 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन है, ये हम 123वें नंबर पर है पूरे संसार में मेल न्यूट्रिशन पे। और आज हम कह रहे हैं कि हमने देश ने ग्रोथ कर ली है, देश ने तरक्की कर ली है। देश में इस वक्त जांच एजेंसियों की हालत ये है कि विपक्ष के तमाम नेताओं पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड कर उनको नाजायज रूप से जेल भेजा जा रहा है। ये 70 साल में नहीं हुआ था, ये पहली बार मोदी जी के समय में हुआ है। मणिपुर पिछले 2 साल से इतने बुरे हालात में है, आज तक प्रधानमंत्री जी ना उस पर एक शब्द बोलते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना मणिपुर जाते हैं। आज वहां गवर्नर को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको भी हेलीकॉप्टर लेना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर इतने तनाव की स्थिति है। आप देखिए कि देश में किस तरीके की ये अलग अनोखी बात कर रहे हैं। 18 महीनों में 4 बार उग्रवादियों के हमले हो चुके हैं, जिसमें निर्दोष नागरिकों से लेकर हमारे सैनिकों को। हालांकि ये जो बाद वाले आपके काउंटर्स हैं, ये तो इन पर तो मैं जानता हूं रत्नाकर जी के क्या जवाब आएंगे, बीजेपी के क्या जवाब आएंगे, क्योंकि वो आपको इमरजेंसी की याद दिलाएंगे, वो आपको और आतंकवाद की कई घटनाओं की याद दिलाएंगे, वो 26/11 की याद दिलाएंगे। लेकिन रत्नाकर जी, एक सवाल जो महंगाई वाला है, मैं चाहूँ क्योंकि आम जनता जो है उसका सीधा सरोकार होता है, उससे थोड़ा रिलेट करें। हालांकि हम सब जानते हैं कि अगले 11 साल में और चीजें बढ़ती हैं, चीजें महंगी होती हैं। हमारे लोगों को पाकिस्तान मारे जा रहा है और हमें अमरीकी। ठीक है हरनाम जी, एक साथ सारी चीजें हो जाएंगी ना, समय है, एक एक करके बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। देखिए प्रवीण जी, मैं ये सारे जो आरोप लगा रहे थे उसका मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं कि अगर ये आरोप सही पाए जाते, अगर जनता को लगता कि अगर ये जो कह रहे हैं वो सही है, तो जनता निश्चित रूप से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नहीं स्वीकार करती। ये अपने आप में दर्शाता है कि मोदी जी ने जो 11 साल में जो शासन व्यवस्था किया है उससे देश की जनता खुश है। और ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम विकास को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। विकास को हम महसूस तब करते हैं जब हम हाईवे पे निकलते हैं और जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता चला जा रहा है और नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है। रही बात जहां पे ये गरीबी की करते हैं, मैं बता दूं कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का अगर किसी ने काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। और ये महंगाई की बात करते हैं, देखिए महंगाई एक ऐसी चीज है कि जिसका अगर 70 साल पहले की तुलना और आज से करेंगे तो कई हजार गुना महंगाई जो है किसी किसी चीज में बढ़ती नजर आएगी। मैं ये नहीं कहता, महंगाई जो है निरंतर एक प्रक्रिया होती है जो बढ़ती रहती है, लेकिन उसमें लगाम लगाना, स्थिरता लाना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये कांग्रेस पार्टी जरा मुझे बता देंगे कि कितने राज्यों में इनकी सरकारें सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से चली गई। दिल्ली हुआ, ये तो दिल्ली तो मतलब कुछ ही साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, लेकिन उसके पहले भी कई राज्यों में सरकारें बर्खास्त करना पड़ा, जहां पे महंगाई के चलते जो है आंदोलन इस तरह से करना पड़ा कि उनको बर्खास्त करना पड़ा। तो ये कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। रही बात, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक दृष्टिकोण अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप तुलना करिए 2014 से पहले के भारत का और आज के भारत का। आज देखिए पूरे देश में मैं कहना चाहूंगा प्रवीण जी कि सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे इस देश में और आज 148 एयरपोर्ट इस पूरे देश में बन के तैयार है और ये आवागमन की सुविधा जो है देशवासियों को लाभान्वित करते हैं। 2014 के पहले सिर्फ 6 IIM थे और आज सिर्फ 11 साल के दौरान 15 नए IIMs को जोड़े गए, 16 IIT जोड़े गए, 15 एम्स को जोड़े गए, 7 IIM को जोड़े गए, 390 यूनिवर्सिटीज को जोड़ा गया। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि पिछले 70 सालों में आपने जो किया उसका तुलनात्मक अगर दृष्टिकोण से देखा ये ठीक है। मैं इस पर हरनाम जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, डॉक्टर अंशु को भी मुझे चर्चा में शामिल करना है, लेकिन एक बात और है, ये भी क्योंकि मैं अर्थशास्त्रियों के साथ कई बार बात करता हूं तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं, वो थोड़ा अंशु जी भी जानती हैं, उस चर्चा में रही हैं वो, कि भारतीयों की बेशक ये बात सही है कि चीजें महंगी हुई, लेकिन हमारी बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, यानी खरीदने की क्षमता का बहुत विकास हुआ है। आज जिसको हम कहते हैं, आज वो भारत नहीं है कि जिसको दुनिया के अलग अलग देश जो है डॉक्यूमेंट्री बना बनाकर दुनिया भर में बेचते थे और वो जो तस्वीर दिखाते थे वैसा नहीं है कि एकदम गरीबी छाई हुई है और एकदम वो एक तरीके का एक ऐसा लगता था कि बड़ा सोच समझ के एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता था। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भारत की स्थिति ये है
कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे दोस्ती बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, इसकी क्या वजह और कांग्रेस का इस पर क्या सोचना है, कांग्रेस इस पर क्या काउंटर करती है, वो भी जानेंगे। डॉक्टर अंशु, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हरनाम जी ने रखा है। विपक्ष का आरोप है कि कथित बेजा इस्तेमाल किया गया है, बार बार कहा गया एजेंसियों का। अभी आप देख ही रही हैं, मैं दिन भर से इस पर भी डिस्कशन कर रहा हूं, चुनाव आयोग को लेकर अब बिहार चुनाव के पहले सवाल उठाए गए हैं। तो ये इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या विपक्ष का नैरेटिव है या इसमें कितनी ताकत देखती हैं? हालांकि मैं ये भी जानता हूं यूपीए शासनकाल के दौरान मैं यही बात सीबीआई के लिए भी करता था, तोते में बंद पिंजरा बना के कार्टून उस समय पे जोगिंदर सिंह जी मुझे याद है मेरे साथ बैठते थे, चर्चा करते थे इस पर, और ये हर समय होता रहा है, लेकिन इस बार क्या ज्यादा हो रहा है? मैं आपको यूपीए के शासनकाल में ही ले जाना चाहती थी और थोड़ा इतिहास यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हैं उनको याद दिलाना चाहती थी कि तब की जब सरकार थी तो किस प्रकार से सीबीआई जैसी एजेंसीज के द्वारा भी किस प्रकार की जांच कराई गई और जिस तरह के एलिगेशन सरकार पर लगते थे। और मैं इस बिंदु पर वापस आऊंगी, लेकिन मैं एक बहुत छोटा सा फैक्ट आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। अभी जो महंगाई की बात हो रही थी, मैं आपको ये बता दूं कि जब यूपीए का शासनकाल था तब महंगाई की औसत दर 5% थी और 8.2% थी और महंगाई जो है वो लगभग 13% तक बढ़कर 2009, 10, 11 तक गई है। जब अभी हम जनता पार्टी का शासनकाल देखते हैं तो औसत महंगाई 5% रही है और अभी अप्रैल में जो महंगाई दर है वो 3.2% है। इसके अलावा जो भारतीय जनता के लोगों के जिस प्रकार से इनकम में वृद्धि हुई है और खरीदने की क्षमता में वृद्धि हुई है, तो उसके चलते भी हम देखते हैं कि किस तरह से भारत सरकार को एक सफलता मिली है। तो एक तो ये बिंदु, आपके प्रश्न में फिर से आऊंगी। विपक्ष प्रवीण जी इस प्रकार के जो आरोप लगाता है उसके पहले विपक्ष को स्वयं को देखना चाहिए कि किस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी से बार बार कुछ लोग बाहर जाकर, भारत के बाहर जाकर के भारत की बुराई या भारत की अस्मिता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, भारत पर एक देश के रूप में जिस प्रकार से एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो फिर उससे वैश्विक स्तर पर अपनी ही छवि खराब होती है। तो पहले तो विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष का रोल राजनीति विज्ञान की दृष्टि से लोकतंत्र में क्या होता है। सरकार पर प्रश्न उठाना, लेकिन देश मैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं आपकी बात। प्रश्न है जो उछालते रहते हैं, नहीं, मुझे लगता है ये थोड़ा गंभीर बात है। एक हरनाम जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं और फिर ये ओपन रहेगा क्योंकि समय सीमित रहेगा, कोई नहीं बोल पाएगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहता हूं। तो रत्नाकर जी, आपको कोई आपत्ति हो तो आप देख लेना, लेकिन हरनाम जी एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। डॉक्टर अंशु ने जो कहा है ये बात सही है कि थोड़ा एक डेस्परेशन, एक दबाव विपक्ष बहुत महसूस करता है कि कैसे काउंटर करें, और जब जो मुद्दा मिल जाए, अभी आप देखिए चुनाव आयोग को ही लेके चढ़ गए हैं, कभी संविधान को, मतलब जब जो मिल जाए, एक डेस्परेशन क्यों है? क्या आपको लगता है कि आपका अपोनेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है? प्रवीण जी, क्या विपक्ष का या विरोधी दल का कोई सवाल उठाना क्या इस वक्त ये नाजायज है? बिल्कुल उठाना चाहिए। उनका कहना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं, डॉक्टर अंशु जो कह रही थी, सवाल उठाना, कोई सवाल जवाब करना, आक्षेप लगाना, कोई, मैं समझता नहीं कोई बुरी बात है। ये बल्कि एक स्वस्थ परंपरा का उदाहरण है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने गए, कोई भगवान नहीं है कि भगवान से सवाल जवाब नहीं हो सकते, सरकार से सवाल जवाब नहीं हो सकते। और यही नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या देश के बारे में अनाप शनाप बोलते थे कि देश की इतनी बेइज्जती हो रही है, देश में इतना बुरा हाल हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते थे, प्रधानमंत्री के बारे में कि डॉलर, क्विक रत्नाकर जी, क्विक रत्नाकर जी, अनुत्तरित ना रह जाए। एक तो देश की बेइज्जती वाला जो कह रहे हैं, ये पार्ट जो है एक छोटा सा सेंटेंस उठा करके और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ये करते हैं। अगर पूरी तरह से अगर उसको सुना जाए तो कहीं इस तरह का भाव नजर नहीं आता है। उसमें भाव प्रधानमंत्री का यही नजर आता है कि देश किस तरह से प्रगति के पथ पे आगे अग्रसर बढ़ रहा है, ये भाव था उसमें। ये ऐसे ही लोग हैं। और देखिए राहुल गांधी जी जो आज हैं, राहुल गांधी जी को ना देश के ऊपर भरोसा है, न सेना के ऊपर भरोसा है, न विदेश मंत्रालय के ऊपर भरोसा है, न एजेंसियों के ऊपर भरोसा है, न न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, न चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है। सिर्फ और सिर्फ ये देश की जनता को गुमराह करने का ये सिर्फ काम करते हैं। अगर इनको भरोसा रहता अगर देश की एजेंसियों पे, न्यायपालिका पे, चुनाव आयोग पे, तो निश्चित रूप से ये अपने गिरेबान में झांक कर देखते और कहते कि क्यों आखिर में आज भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकारें हैं। 22 राज्यों में सरकारें इसलिए है क्योंकि हमने जो नीति दिखाई है, जो दिशा दिखाई है देश को, वो उससे देश की जनता जो है हमको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुनकर लाई है। और ये इतिहास में दूसरी बार हुआ है नेहरू जी के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जनता जो है चुनकर लाई है। मुझे शुरुआती
शुरुआती जो अपना बातचीत रही वो तो सब समझ में आया था। अभी आप लोगों का मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर कुकर की सीटी जो है वो ऊपर कर दी। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी बात रख ली होगी, लेकिन स्वस्थ चर्चा थी। इसमें विपक्ष ने अपना पक्ष रख दिया है, सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां बताई हैं। ओवरऑल मुझे ये समझ में आता है, डॉक्टर अंशु ने भी जिस तरह से अपनी बात को रखा है, कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत आगे बढ़ा है। हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी अपेक्षाएं और कमियां रहती हैं, उनको भी दूर करने की जरूरत है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, और आपसे ये उम्मीदें होती हैं कि वो जो कमियां दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हम एक विकसित देश बने, और उसका सपना रखा गया, उसका विजन रखा गया है, तो उस तरफ तेजी से आगे बढ़ें। खैर, विपक्ष का अपना कार्य है। विपक्ष नहीं हो तो कौन सवाल उठाएगा, कौन कमियों को बताएगा? कमियां होती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि 11 साल में काम खूब हुआ है। जैसा रत्नाकर जी शुरुआत में कह रहे थे कि पूरा शो इसमें निकल जाएगा। लेकिन इस चर्चा के लिए हरनाम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अंशु आपका धन्यवाद, रत्नाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में आप जुड़े। भारत का सवाल में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी।